1945-46 तक सावरकर का जितना भी है कंट्रीब्यूशन, उसमें तो कुछ नेगेटिव नहीं है। वो तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि वो उसमें कहीं कुछ नेगेटिव है, वो सारा तो पॉजिटिव ही है, उसमें कुछ वो दो राय नहीं है, ठीक है। और माफी वाफी मांगना वो सब तो एकदम बकवास एलिगेशन है, उससे कुछ होता नहीं है। वो तो एक एक्टिविस्ट की रणनीति होती है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। पर वो कोई अंग्रेजों से मिले हुए थे या वो था या वो सब तो कोई एलिगेशन उन पे बनता नहीं है। उन्होंने जो काम किया है 47 से पहले पहले तक, वो सारा तो काउंटेबल है और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। पर देखो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आती है, इस पे पहले भी अपनी बात हुई थी। एक्टिविज्म है ना, वो एक कंटिन्यूअस एग्जाम है। आदमी जितना लंबा जीता है उसको उतनी ज्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती है असल में। अब भगत सिंह जी और चंद्रशेखर जी वगैरह थे, उनकी आयु छोटी रही तो उनको कम परीक्षाएं पास करनी पड़ी थी। पर सावरकर है, उनका तो 85-90 तक वो जीवित रहे, तो उनको बहुत ज्यादा परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी। तो 47 के बाद में वो परीक्षाएं पास नहीं कर सके और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने शुरू किए। मैं बताता हूँ क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए उन्होंने। पहली बात है 1923 में वो विजय सिंह जी पथिक और 1925 में भगत सिंह जी, ये सब राइट टू रिकॉल की मूवमेंट को सेंटर में ले आए थे डिबेट में, पॉलिटिकल कोर्स में। लेकिन सावरकर ने कभी भी उसको मतलब उसके ऊपर कुछ कहा ही नहीं, ना सपोर्ट ना अपोज। जबकि सावरकर जो थे वो फार मोर इंटेलिजेंट एंड इन्फॉर्म्ड थे, ये दोनों से काफी ज्यादा, मतलब उन दोनों से भी काफी ज्यादा, फार मोर इंटेलिजेंट एंड फार मोर रिसोर्सफुल, इंटेलिजेंट एंड इन्फॉर्म्ड। लेकिन उन्होंने ये बात को पूरी तरह से, इस पे वो खामोश रहे हमेशा इस चीज के ऊपर। तो 47 तक खामोश रहना चलो ठीक है, हमने उनको एडवांटेज दिया। पर आफ्टर 47 टिल 66, मतलब अगले 18 साल तक उनके सामने ये सब हो रहा है कि क्या सर्कस चल रहा है। वैसे वो एक आदमी आके पीएम बन गया है और पब्लिक की रेल बन रही है, लेकिन उन्होंने लैंड रिफॉर्म के ऊपर कुछ नहीं किया। बाद में उन्होंने इसके ऊपर राइट टू रिकॉल वगैरह के ऊपर कुछ नहीं कहा। जबकि ये चीज उस समय ऐसा नहीं है कि उनको इंट्रोड्यूस करनी थी, ये इंट्रोड्यूस होके सामने पड़ी है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रयास नहीं किए। और पॉलिटिक्स में किसी आदमी को अगर समझना है तो उसने किस चीज पे बोला, उससे आप पॉलिटिशियन को नहीं समझ सकते, वो किस पर चुप रहा उसी से समझ पाओगे असल में। तो एक मूवी है डार्क नाइट, देखी होगी आपने, वो जोकर वाली, देखा ना? तो उसमें एक डायलॉग आता है, इधर यू डाई ए हीरो और यू डाई ए हीरो, इधर यू डाई ए हीरो और लॉन्ग लिव इनफ टू बिकम ए विलेन। मतलब या तो आप हीरो की मौत मर जाते हो, और अगर आप जिंदा रहोगे तो आप तब तक जिंदा रहते हो जब तक आप विलेन नहीं बनते फिर, ठीक है। तो वो उसी चीज को परिलक्षित करती है बात, कि जितना लंबा समय आप जियोगे उतनी ज्यादा परीक्षाएं एक आपके ऊपर आती जाएगी। तो 47 के बाद का जो पूरा हिस्सा है सावरकर का, बहुत उनका सोसाइटी में इतना इन्फ्लुएंस था, इतना बड़ा कद था, पैसा था, नाम था, रिसोर्सफुल व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जो एक्चुअल, देखो इसमें अब एक बात क्या आती है, मैं बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सरकार को हटाना, वो सरकार को लाना, ये सब कचरा पॉलिटिक्स है, एक्टिविज्म नहीं है, ये प्योर पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ एक्टिविज्म नहीं होता कभी भी। क्योंकि कोई एक रूलर को हटाओगे तो दूसरा रूलर आएगा, तो जो जिसको आना है वो आदमी इस फाइट में सपोर्ट करता है आपको हमेशा। जैसे
कोई पूछेगा नेहरू कौन सी लड़ाई लड़ रहा था, तो मैं कहूंगा वो रूलर बनने की लड़ाई में था। कंट्री का क्या बनेगा वो बाद में सोचता था। पहले उसको ये पता था कि मतलब उसकी नजर किस पे थी कि वायसराय जाएगा तो कौन कौन वायसराय बनेगा, तो उसने सोचा मैं बन जाऊंगा, तो उसने वायसराय के खिलाफ मोर्चा निकाल लिया। ज्यादातर जो लड़ाइयां है वो लड़ाइयां रूलर बनने की हो जाती है असल में, और उसमें कोई ना कोई आपको एलिट का, उसका सोसाइटी के ताकतवर तबकों का सपोर्ट मिलता है असल में। तो उस वजह से आदमी को लगता है ये लड़ रहा है भाई, उसके पास सपोर्ट होता है। लेकिन असली चीज क्या है, अगर आप कोई बात ही ऐसी कर रहे हो जो सारी रूलिंग क्लास के खिलाफ है, कि नया रूलर जो आएगा उसको भी घाटा है, जैसे ये वोट वापसी का कानून, जूरी का कानून, गन राइट्स की तो वकालत की थी इन्होंने, लेकिन आजादी आने के बाद में उसके ऊपर बात करना बंद कर दिया इन्होंने गन राइट्स के ऊपर, जबकि टिल 46 47 ये गन राइट्स के फेवर में थे। तो हमेशा से 1917 से ही पॉलिटिकल एक्टिविज्म के फेवर में थे, चुनाव लड़ने के फेवर में थे, गन राइट्स के फेवर में थे, तो हर तरीके से सब था। पर 47 आने के साथ ही फुल स्टॉप आ जाता है। अब उसके बाद में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो लंबा अरसा होता है, 18 साल है, 18 साल तक आदमी रहा है, और उसने सिटीजन को राइट दिलाने के मामले के ऊपर उसने कुछ नहीं किया। तो हम तो लड़ाई उसी को मानते हैं ना, कि तुम रूलिंग क्लास से पावर खींच के जनता को पावर देने जाओगे, तो वो जो लड़ाई है वो असली है अब, क्योंकि उसमें तुम्हारे साथ में कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, कोई भी नगर सेठ, कोई भी राज्य का सेठ, कोई भी कंट्री का सेठ, कोई भी पूरी एलिट तुम्हारे खिलाफ होने वाली है असल में जब तुम ये वाली बात करने जाओगे। तो ये है एसिड, वो एसिड को उन्होंने कभी छुआ नहीं है 18 साल तक। उन्होंने 47 से पहले भी वो एसिड नहीं छुआ, लेकिन चलो ठीक है 47 के बाद में बात करते हैं, तो बाद में वो फेल हो गए। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं उन्हें 100% कमिटेड नहीं मानता, जहां पे जरूरत पड़ी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कंट्री को नुकसान हो। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं करी जिससे नुकसान हो, मतलब उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जिससे नुकसान हो जाता है ना। लेकिन ये चीज साफ है, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज क्या है, वो है खामोशी। बस आप कहोगे उन्होंने क्या गलत किया, भाई कुछ भी गलत नहीं किया, पर इसके ऊपर नहीं बोलना, ऐसे प्रोमिनेंट फिगर का ऐसे मुद्दे पर नहीं बोलना, वो मामूली बात नहीं होती है। वो कॉम्प्रोमाइज है तभी वो आदमी उसके ऊपर नहीं बोलेगा, ये बात है। हाँ तो ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। पहली सवाल पहली बात तो ये बनती है कि आपकी ये बात मेरे को कभी समझ में आई नहीं है कि जो भी आदमी ये जूरी और सिटीजन राइट और रिकॉल का मुद्दा छुपा रहा है या फिर उस पर साइलेंट है, वो आपके हिसाब से उसको पता है और वो उस पर जानबूझ के साइलेंट है, और साइलेंट होने के साथ में वो कंट्रोल्ड अपोजिशन भी है, प्रेशर कुकर भी है, जैसे जीएसएम है और एआईएम है। तो ऐसे तो भगत सिंह के और चंद्रशेखर आजाद और ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी, जो हो सकता है पेड मीडिया की वजह से मैं जानता हूं, लेकिन वो सब लोग भी तो ऐसी एटीट्यूड के थे कि हमें लोगों को जगाना है और क्रांति भड़कानी है, सशस्त्र क्रांति भड़कानी है। तो हो सकता है ये उस पैराडाइम का हो, या फिर मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि कमरे के अंदर इतना बड़ा हाथी है क्या कि लंदन जाकर भी उसको दिखा नहीं सावरकर को कि वहां की व्यवस्था इतनी दुरुस्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिटीजन राइट्स है और रिकॉल लॉज है और जूरी सिस्टम है, और वो जानबूझ के छुपाता रहा 1912-15 से। इसके बारे में क्या मानना है आपका? देखो, जो आदमी लाइव नहीं है, अब जीवित ही नहीं है, उसके बारे में तो एक प्रकार से अंदाज, और जिसको बोलते हैं एक अंदाज और गैस लगा के मैं स्टेटमेंट दूंगा। पर जो जीवित है उसका तो सिंपल इलाज है। मेरे को अभी तक सैकड़ों लोग मिले हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, जो बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं सीधा बोलता हूं अभी बता देते हैं, कल देख लेंगे, आज बताते हैं कल देखते हैं क्या करता है बंदा। और जितनी बार आज तक 100 में से 100 बार यही हुआ है, बताने के बाद में मतलब आपका अपवाद है, आप जो है वो आप एक अपवाद हो, एक्सेप्शन हो, जहां पे प्रिडिक्शन गलत हो गया, वरना 100 में से 99 बार है वो वही हुआ है आज तक 12 साल में। कोई कभी नहीं हो तो आपको भी नहीं पता होगा तो अभी बता देते, बता दिया। बताने के बाद में अगले दिन कहा भी बोलेगा बंदा, जीवन में ना बोलेगा।
तो अब सावरकर जी पे आते हैं, जो आदमी जीवित नहीं उसका कैसे करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा फिर कनेक्शन देखना पड़ता है कि क्या ऐसा, मतलब क्या वो आदमी को मालूम होने की, इसका मेरिट मालूम होने की संभावना थी क्या? तो सावरकर को यहाँ क्लीन चिट नहीं मिल सकती है। उसका रीजन है, ऐसा नहीं है। देखो भगत सिंह जी को यह पता था, सत्येंद्रनाथ सान्याल जी को पता था, चंद्रशेखर जी को पता था, उनके साथ जुड़े हुए सारे आंदोलनकारियों को पता था, सारे क्रांतिकारियों को पता था, उन सबको पता है। और वो ये भी सब प्रोमिनेंट फिगर थे। तो सावरकर को नहीं पता, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है, विजय सिंह जी पथिक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है, तो 37 में पब्लिश हुई है, और वो भी 1940 तक जीवित रहे हैं विजय सिंह जी पथिक। तो ये मुमकिन नहीं है, उन्होंने डिटेल में लिखा है। तो मैं बात ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको वो कन्विंस नहीं थे कि, तो किस किस चीज से कन्विंस नहीं थे? गन से तो कन्विंस थे ना। तो उन्होंने बोला भाई कानून बनाओ तुम, जैसे बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए, ये कानून बनाओ। तो उन्होंने 18 साल तक वो बात तो नहीं करी, 47 से पहले तो करते रहे थे, बाद में उन्होंने करना बंद किया। ठीक है। दूसरी चीज है, ये बात जो है वोट वापसी वाली, भाई अगर आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता तो आप बोलो ना, आप ये बोलो ना बात कि वोट वापसी कानून नहीं आना चाहिए। तो नहीं, उससे नहीं बोलना भी नहीं है। तो और देखो, अगर मतलब देखो, एक पहली बात तो ये बात तो सिरे से खारिज है कि भाई सावरकर जैसे आदमी को नहीं पता। मतलब देखो, हम कुछ भी नहीं है उनके उनके नॉलेज और उनके इंटेलिजेंस के सामने, इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। मतलब ही वॉज फार फार मोर इंटेलिजेंट, मोर अवेयर, मोर इन्फॉर्म्ड। मतलब वो बहुत जहीन आदमी थे भाई, ऐसे थोड़ी है, मजाक मजाक थोड़ी है। उन तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये असंभव घटना है कि उनको ये पता नहीं हो सकता। जो भारत से बाहर पांव नहीं रखे, भगत सिंह जी जैसे लोग और विजय सिंह जी पथिक जैसे लोग, उनको पता है और उन्होंने किताब की किताब लिख दी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है। और हम ये कहें कि सावरकर को नहीं पता, वो नहीं होता, वो मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे तो उनको क्लीन चिट नहीं मिलती है। जैसे वल्लभ भाई पटेल है, सरदार पटेल, उनको भी क्लीन चिट नहीं मिलती है। कांग्रेस के जितने भी, जो भी थोड़ा एपेक्स बॉडी पे बैठा है, उसे ये सब मालूम होता है, सब कुछ पता होता है कि भाई रूलिंग क्लास है, उसके पास पावर कैसे आती है, और सिटीजन है, इनके पास भीड़ की शक्ल में खड़े इकट्ठे होकर जूते खाने के अलावा कोई इलाज क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमें निकाल नहीं सकते। ये एहसास जैसे ही आदमी जीतता है उसमें आ चुका होता है, बिना ही कानून के बारे में जानकारी आए भी नहीं आ जाता है उसको, ये समझ में 1 मिनट में ही समझ में आ जाता है। तो ये चीज तो यहाँ पे सूट नहीं होती है। और फिर दूसरी बात वही है कि जो आदमी इसके ऊपर नहीं बोल रहा है, तो भाई देखो, वो तो एक सिंपल थ्योरी है कि सिटीजन को राइट देने वाली बात जो है, तो 5 चीजें ही तो है जो सिटीजन को राइट देती है। वोटिंग राइट है, वोट वापसी राइट्स है, यानी रिकॉल राइट्स है, रेफरेंडम राइट्स है, गन राइट्स हैं, और जूरी राइट्स हैं। छठा राइट तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1000 साल से रूलिंग क्लास और सिटीजन क्लास की लड़ाई है पूरी दुनिया में, वो ये 5 चीजों पे ही तो चल रही है, छठी चीज एग्जिस्ट कहाँ करती है? और ये कोई हम खोज के निकाल के तो लाए नहीं है। 800 साल से ब्रिटेन में जूरी सिस्टम और ये सब चल रहा है, सावरकर को क्यों नहीं पता? और वो अमेरिका में चल रहा है, सावरकर को नहीं पता? ये तो मुमकिन नहीं है। और कोई आदमी इसको डिनाई कर दे तो भाई ठीक है, वोटिंग राइट भी क्यों दे रहे हो अगर फर्क नहीं पड़ता है? अगर सावरकर का मानना था वोटिंग राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट वापसी के राइट से, तो फिर वोटिंग राइट से भी नहीं पड़ना चाहिए। जूरी राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वोटिंग राइट से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गन राइट से फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है वोटिंग राइट, मतलब राइट से अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पब्लिक को राइट देने से कुछ नहीं होता, जो आदमी ये बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस चीज को वो 1 मिनट से ज्यादा साबित नहीं कर पाएगा असल में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो सिटीजन को राइट देने वाली बात। ऐसा अच्छा, तो... फिर उन्होंने लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी काम नहीं किया, तो चलो राइट्स नहीं है, लैंड राइट भी नहीं होने चाहिए, वही बात है ना। फिर देखो, आपको किसी की कमिटमेंट का पता लगाना है, चलो छोड़ो आप जूरी और ये रिकॉल राइट को छोड़ो, पर एक कॉमन सेंस वाली बात करता हूं मैं। आपके अजमेर के अंदर एमएलए कितने हैं? एक ही तो है ना। मतलब एमएलए कौन है? रूलिंग क्लास का आदमी है ना। एक एमएलए, एक कलेक्टर, एक तहसीलदार, एक एसपी और एक सांसद एमपी, ये 5 है ना, ये है रूलिंग क्लास।
ये कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5 ही तो हैं। ये 5 है, 20 लाख लोग रहते हैं अजमेर के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कितना बड़ा कि आपको कोई भी बात है तो उसकी कसौटी क्या बनाओगे अंत में, कि भाई ये 20 लाख लोगों के पास क्या है वो बताओ पहले। नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, तो बात खत्म हो गई ना। ये बात समझने में क्या दिक्कत आ रही है किसी को कि ये 20 लाख के पास कुछ नहीं है? तो अपनी कसौटी तो वही रहेगी। ये 20 लाख लोगों को कुछ भी, हम जो 5 बता रहे हैं उसको छोड़ो, चलो तुम छठी चीज लेके आ जाओ। चलो, ये 20 लोगों को ताकत देने वाली बात की है क्या तुमने कभी भी? उनको नौकरियां देंगे, महंगाई सस्ती करेंगे, रोडें बनाएंगे, विकास करेंगे, बुलेट ट्रेन देंगे। अरे यार, राइट्स कौन सा दोगे नया? 5 है, ये 5 को पोटली बना के साइड में डालते हैं, छठा राइट दे दो, चलो दो, कौन सा देने वाले हो? तो नहीं, राइट तो मांगो ही मत, तो फिर वो तो वही बात हो गई ना यार। पॉलिटिक्स का जो कख है वो तो यही रहेगा ना यार। तो सावरकर का प्रपोजल क्या ऐसा था क्या कि जो ज्योग्राफिकल आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, उसके आधार पर एक किंग बनाओ और इलेक्ट करके, और फिर वो अच्छी रोडें बनाएगा, अच्छे मतलब एजुकेशन देगा? ऐसा कुछ भी उन्होंने कभी प्रपोज नहीं किया है। और दर्शन और फिलोसॉफी भाषण है उनका, क्या है उनमें? तो आदमी कुछ भी बोल के जा सकता है ना यार, उसका क्या करेंगे हम? वो तो फिलोसॉफी है ना यार। तो मतलब क्या प्रोसीजर कुछ दिया नहीं उसने, बस वो ऐसे भाषणबाजी करता कभी रहता नहीं। था? हाँ हाँ हाँ, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रोसीजर लाके दे पर आप जो कंसेप्चुअल मांग कर रहे हो कंसेप्ट की, उसमें ही आप चलो कंसेप्टली बात करो, तब भी तो आप ये सिटीजन को राइट देने की बात तो करो ना यार। वो तो नहीं की ना उन्होंने। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो आदमी गलत हो गया, पर अगर आप उनको भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आजाद और सुभाष चंद्र बोस और उस कदम वहां ले जाके खड़ा करते हो, तो मैं बोलूंगा नहीं। ये लोगों ने सभी परीक्षाएं पास की थी, सारी, जीवित रहने तक इन्होंने अपनी सारी परीक्षाएं पास करी है। तो इसकी सच्चाई क्या है? मतलब ये ऐसा हीरो की तरह बन के रहता था केजरीवाल की तरह, और अंदर से कुछ और था? इसका ऑब्जेक्टिव नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, देखो, ऐसा नहीं है कि ये आदमी कुछ और था, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। ये आदमी ने पूरी जिंदगी कंट्री के लिए ही काम किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई इन्होंने ब्रिटिश के का आदमी था ये, या इन्होंने कोई कंप्रोमाइज कर रखा, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 47 के बाद में इन्होंने जो खामोशी अख्तियार करी है, मैं उसे कॉम्प्रोमाइज कहता हूं। तो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज है वो? कॉम्प्रोमाइज एलिट के साथ है। हाँ, तो एलिट के साथ या तो कुछ कंप्लायंस है, या फिर उसको लगता है कि मैं हीरो नहीं बनूंगा, पेड मीडिया मुझे उतना उछालेगा नहीं, मुझे उतना मान सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ भी है, अब वो हम जान नहीं सकते, लेकिन इतना साफ है कि उन्होंने इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया था। और 47 से पहले वो इस पे नहीं बोले, मैं उसे मुद्दा बना ही नहीं रहा, मैं उसको मुद्दा नहीं बना रहा हूं। जैसे मैं महात्मा अशफाकुल्ला खान के ऊपर ये मुद्दा नहीं बना रहा हूं, मदन लाल जी ढींगरा के ऊपर ये मुद्दा नहीं बना रहा हूं कि उन्होंने क्यों नहीं जूरी की बात करी थी। मैं ये मुद्दा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि उनके सामने जो परीक्षा आई, जो सामने आई, उसको उन्होंने पास करके दिखा दिया था। महात्मा उधम सिंह जी ने भी जूरी राइट्स की तो बात कभी नहीं करी थी ना, लेकिन उनके सामने जो परीक्षा आ गई थी वो कितनी भी कठिन थी, उन्होंने उसे पास किया था। तो जिस आदमी के सामने ये परीक्षा नहीं आई, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्होंने ये परीक्षा पास क्यों नहीं करी, क्यों भाई उनका इस परीक्षा से काम वास्ता ही नहीं पड़ा था यार। पर सावरकर के साथ में ऐसा नहीं है ना कि उनके सामने ये परीक्षा नहीं आई। उनके सामने जब ये परीक्षा आई तो उन्होंने बैठने से मना कर दिया कि ये परीक्षा तो मैं देने दूंगा नहीं भाई। तो जैसे एक्टिविस्ट की एक एज होती है, तो एक्टिविस्ट का एक डेप्थ भी तो होता है, वो कितना ऑथेंटिसिटी से, कितना फुल टाइम, कितना पार्ट टाइम एक्टिविज्म करेगा डेली बेसिस पे। ये जितने भी ईयर यार वो कितना भी कम एक्टिविज्म करे, वो कोई इश्यू नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जितना लंबा उसका रहेगा लाइफ स्पान, उतनी ज्यादा उसका परीक्षाएं अपने आप ही बढ़ती जाने वाली है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक्टिविज्म को सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ती है या करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जब आप साफ तौर पे देख रहे हो कि ये एक बड़ी परीक्षा सामने है और एक्टिविस्ट उससे कतरा के निकल रहा है अगर, ठीक है ना, तो फिर वहां पे तो फिर क्वेश्चन तो उठेगा ना। ठीक है। और देखो ये कोई ऐसी